तो बच्चों आपने प्रॉब्लम जो पूछी है 5.1 का क्वेश्चन 30 और 34। तो बेटा पहले क्वेश्चन नंबर 30 आप समझ लें एक बार, और 34 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है शायद। चलो 34 को भी देखेंगे, पहले जरा 30 समझे आप। इसने कहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5ax प्लस बी 21, और ये हमारी इनकी कंडीशन दी है। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको रियल लाइन बढ़ाने की शायद ज़रूरत ना हो। किसी को अगर ज़रूरत है तो अपनी रफ कॉपी में बना ले बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी कर चुके। तो हमने क्या लिखा है यहाँ से, एट एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि बेटा 2 पर दिया इक्वल या फिर 10 पर दिया इक्वल। तो हमने पहले एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पर बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ली। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो रहेगी लिमिट एक्स टेंस टू और माइनस और एफ एक्स, यानी लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस और एफ एक्स। उसके बाद हम क्या लिखते थे, लिमिट एक्स टेंस टू 2, ऊपर का माइनस छोड़ देते थे और एफ एक्स की वैल्यू इस माइनस के हिसाब से रख देते थे। तो बेटा 2 माइनस, तो 2 से कम, तो 2 से कम का मतलब ये 5, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या चलेगी यहाँ 5। आपने लिखा यहाँ पर टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेने पर आ गई 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बेटा हमने राइट हैंड लिमिट ली। तो राइट हैंड लिमिट में क्या है हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू सी यानी 2 और प्लस, और यहाँ लगाया एफ एक्स, ये आ गया आपका लिमिट एक्स टेंस टू, और बेटा एफ एक्स की वैल्यू 2 प्लस पर। 2 प्लस का मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा का मतलब ए एक्स प्लस बी, इसके बदले हमने रख दिया यहाँ पर ए एक्स प्लस बी। अब लिखा है यहाँ पर टेकिंग लिमिट। तो जब बेटा लिमिट ली हमने तो क्या रख दी वैल्यू, एक्स की वैल्यू हमने क्या रख दी 2, तो ये आ गई 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अब बेटा आप सभी को पता है कि गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, कि फंक्शन यानी f इज कंटिन्यूअस। तो अगर f कंटिन्यूअस है तो क्या आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई थी हमारी वो कितनी आई थी 5, और राइट हैंड लिमिट आई थी 2a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर a। तो बेटा ए बी की एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही दूसरे के लिए ले लो आप, x बराबर 10 के लिए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर x बराबर 10 पर। तो 10 पर क्या लिखा हमने सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखते हो यहाँ लिमिट x टेंस टू 10 और माइनस, और यहाँ लिखते हो एफ एक्स। तो यहाँ लिखा हमने लिमिट x टेंस टू 10 और बेटा एफ एक्स की वैल्यू 10 से कम। तो 10 से कम का मतलब एफ एक्स की वैल्यू आ गया आपके पास ए एक्स प्लस बी। उसके बाद आपने लिखा टेकिंग लिमिट। तो बेटा टेकिंग लिमिट जब ली, x की वैल्यू 10 रखी यहाँ पर, तो 10a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 3। सेम प्रोसेस, राइट हैंड लिमिट ली। अब तो बेटा तुम्हारे याद हो गए होंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, अब मुझे उम्मीद है समझने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी जरा सी भी। लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, और यहाँ लगाया एफ एक्स, फिर आपने लिखा लिमिट x टेंस टू 10, और बेटा एफ एक्स की वैल्यू 10 प्लस यानी 10 से ज़्यादा पर ये है वैल्यू 21। अब आपने लिखा टेकिंग लिमिट, तो लिमिट लेने पर वैल्यू आ गई 21, इक्वेशन नंबर 4। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, गिवन दैट f इज कंटिन्यूअस। तो बेटा f इज कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में दोनों इक्वेशन आ गए आपके पास। तो ये आ गई 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है आप a और b को सॉल्व तो खुद कर ही लेंगे। तो बेटा a b को सॉल्व करो और a b की वैल्यू आप फाइंड करें। तो बेटा उसके बाद 34 को मैं तुम्हें समझा दूंगा अभी थोड़ा सा, उससे पहले जरा से क्वेश्चन बता दे 5.2 के भी। ये आपके पास 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 भी तुमने प्रॉब्लम में पूछा है, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी और कोस सी एक्स प्लस डी। तो देखो बच्चों यहाँ से y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। तो आप लिखते हो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा अवकलन का जो मतलब होता है वो dy बाई डी एक्स। बेटा 11th की प्रैक्टिस कर लो, मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तो बार बार अवकलन की समस्या आएगी तुम्हें। dy बाई डी एक्स, इधर भी आपने क्या लगाया dy बाई डी एक्स, और यह आया आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी, और पूरे के अपॉन में आ गया कोस, और ये आ गया सी एक्स प्लस डी। क्लियर होगी बात। बेटा यहाँ आप सबसे पहले मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड में है।
तो डिवाइड के लिए आपने डिवाइड रूल लगा दे, डिवाइड रूल भी बोल देते हैं इसको। तो ये आ गया कोस सी एक्स प्लस डी और पूरे का आ गया होल स्क्वायर। उसके बाद कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज, और यहाँ लिखा आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी। उम्मीद है क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो बेटा यहाँ आपने क्या रखा, हर को एज इट इज रखा तुमने। तो हर जो है हमारा कोस सी एक्स प्लस डी और पूरे का होल स्क्वायर, ऊपर आपका कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज। बेटा मेन चीज़ है इसका अवकलन। तो आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में अलग बात है, लेकिन अगर एक ही फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ना हो रहा हो तो उसके लिए चेन रूल यूज़ करते हैं। चेन रूल क्या कहता था कि साइन ए एक्स प्लस बी में अगर ये पूरा का पूरा एक्स हो जाए तभी तो साइन एक्स बनेगा, तभी तो इसका अवकलन होगा। बेटा चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको हमने एक्स मान लिया, यानी फलन के उस पार्ट को एक्स मानते हैं जो अवकलन करने में आपको परेशानी पैदा कर रहा हो। बेटा इसको आपने एक्स माना तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो गया, कोस एक्स। एक्स का मतलब आ गया ए एक्स प्लस बी, जिसको आपने एक्स माना उसका फिर से अवकलन, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज। और बेटा कोस का अवकलन करा कोस सी एक्स प्लस डी का, तो कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। जब माइनस लगाएंगे ब्रैकेट रखेंगे और सबसे बढ़िया क्या है उस माइनस को सीधा बाहर ले आओ, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो कोस का हो गया आपके पास साइन और बेटा सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का फिर से डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। क्लियर है बात। अब आपने क्या लिखा बेटा, हर को एज इट इज। हर को एज इट इज का मतलब कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, भाई पूरे का होल स्क्वायर या कोस का स्क्वायर एक ही बात है। और यहाँ है आपके पास कोस सी एक्स प्लस डी और कोस ए एक्स प्लस बी, और बेटा ए एक्स प्लस बी का अवकलन करा तो ये आ गया ए। एक्स का 1 हो गया, आगे बी कांस्टेंट है, इसका कितना हो गया 0। 11th में तुमने खूब पढ़ रखा। यहाँ है आपके पास साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ है साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का सी। दिस इज द आंसर। तो बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो कल आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बताया था अगर कोई फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल। तो बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था वो ये था, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ 1 पे चेक कर रहे हैं हम, तो 1 प्लस एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एच। लेकिन बेटा इस माइनस को यहाँ से हटा देंगे अगली लाइन में हम, एच टेंस टू 0 और ये माइनस ऊपर पहुँच जाएगी। अगर यहाँ सी होता तो सी माइनस एच, और नीचे जो एच है क्या हो जाता है माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। तो हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो एफ 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच। ये ध्यान रहे बच्चों फॉर्मूला, ये जो है 0 माइनस है इसको आप हटा दें अगली लाइन में, और यहाँ कितना आ गया माइनस एच और ऊपर कितना आ गया 1 माइनस, राइट का झुका तो रहेगा। 9वां क्वेश्चन था, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1। एफ एक्स बराबर कितना है मॉड एक्स माइनस 1, और इसको हमें क्या प्रूव करना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो बेटा 1 पर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करूंगा एक बार है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला रख दिया मैंने, फॉर्मूला याद हो गया सबके, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, और सी के बदले क्या है 1, क्योंकि हम 1 पर इसकी जांच कर रहे हैं। तो बेटा आप लिमिट तब तक नहीं पुट कर सकते जब तक आप फंक्शन की वैल्यू ना रखें। तो फंक्शन की वैल्यू रखना स्टार्ट करें, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। तो बेटा फंक्शन ये था मोड एक्स माइनस 1, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए एफ 1 माइनस एच की, तो एक्स के बदले 1 माइनस एच रखा, तो मॉड एक्स के बदले आपने रखा 1 माइनस एच, एक्स के बदले रखा 1 माइनस एच, और माइनस 1 था तो आपने क्या लगाया माइनस 1, मोड कर दिया 1 माइनस एफ 1। तो बेटा ऐसे ही माइनस एफ 1 की वैल्यू, एफ 1 का मतलब क्या था एफ एक्स, एक्स के बदले 1 तो ये भी 1, तो 1 माइनस 1, तो आ गया मॉड 1 माइनस 1, और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास माइनस एच। उम्मीद है समझ आ रही होगी बात। अब हमने लिख दिया यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0, और बेटा ऊपर आप देख रहे हैं कि 1 से 1 कैंसिल, तो ऊपर कितना आ गया मॉड ऑफ माइनस एच माइनस 0, और पूरे के अपॉन में माइनस एच। तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 मॉड माइनस एच कितना हो जाएगा प्लस एच, क्योंकि मोड के बारे में डिटेल में आपको सिखा दिया था कि मोड अगर +9 -9 है तो भी 9 हो जाता है, +9 है तो भी 9 हो जाता है।
पूरी डेफिनेशन बताया था ना मैंने आपको। तो डायरेक्ट पूरी डेफिनेशन यूज ना करके माइनस एच को सीधा आपने एच कर दिया, नीचे वाला माइनस एच आई, एच से एच कैंसिल हुआ, तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ आ गया -1। तो जब आप टेकिंग लिमिट करेंगे तो ये आ गया -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्लियर हो गया बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव पे चलते हैं। तो बच्चों ये है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में फॉर्मूला वही रहेगा पुराने वाला ही। तो आपने लिख दिया लिमिट एच टेंस टू 0। तो बेटा f1 प्लस एच की वैल्यू, तो x के बदले 1 प्लस एच और -1 का मोड माइनस f1, तो मोड ऑफ 1 -1 और पूरे के फॉर्म में भाई मोड x -1 था ना, तो 1 प्लस एच का मतलब x -1 और यहाँ भी x -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया आपके पास। तो इसको आपने लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर मोड ऑफ h -0 अपॉन h, तो यहाँ आया लिमिट h टेंस टू 0, तो मोड ऑफ h आ गया, नीचे भी h से h कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1, इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। तो आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। तो बेटा अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये x बराबर 1 पर आपका अवकलनीय नहीं है। तो बेटा मैं 10वां क्वेश्चन तुम्हें बताने जा रहा हूँ, और आपका पिछला जो क्वेश्चन प्रॉब्लम रह रही थी वो इसे समझ के मुझे उम्मीद है समझ आएगा। ठीक है बेटा, तो इसके लिए मैं फिर से तुम्हें एक बात दोहरा दूँ, ये हमने क्या खींची है रियल लाइन। ठीक है, इस रियल लाइन में ये आपका क्या है, सपोज करो 0, ये 1, ये 2, ये 3, तो बेटा 3 से पहले 2.9 भी आया होगा, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 लिखा है तो 2.9 बेटा यहाँ आएगा, तो 2.9 तक आप देखो इधर से, सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 2, तो 2.9 की वैल्यू क्या होगी 2। समझ गए आप लोग, इधर से तो देखते हैं रियल लाइन को आप। उसके बाद आप लिखते हो यहाँ 3.1, तो बेटा 3.1 यहाँ है, तो 3.1 में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 3। समझ रहे हो, यानी 3 से अगर जरा सा पीछे आप होगे तो तुरंत उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 3 हो गए या 3 से आगे होगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। याद रहेगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बार बार समझाया था। तो बेटा वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर आप 2.9 पे रह गए यानी 3 से जरा सा पीछे होगे तो तुम तुरंत 2 पे जाओगे, एकदम जरा से पीछे आप रुक ही नहीं पाओगे, क्योंकि रुकने के जो ब्रेकर है वो कहाँ पड़े हैं 1, 2, 3, ये आपके ब्रेकर है। यानी 3 से अगर आप स्लिप होगे तो 3 के पास नहीं आप रुक पाओगे, कहाँ रुक पाओगे, सीधा 2 पर जाकर। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, महत्तम पूर्णांक। बेटा इसी का क्वेश्चन तो बताने जा रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 लेस देन x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। बेटा पहले 1 पर बता दूंगा, तो एट x इक्वल टू 1, तो हम कहीं पे चेक करें x इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमने क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले ली। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी लिखवाया था, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस यहाँ ना लगा के सीधा यहाँ लगा दो आप एफ सी माइनस एच, तो 1 माइनस एच और बेटा माइनस f1 और पूरे के अपॉन में माइनस एच। देख लो एक बार फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0, देख लो कोई बात नहीं मेरा, देखो ये लिखा था मैंने, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस 1 माइनस एच माइनस एच अपॉन f1। समझ में आ रहा सबके। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है, तो बच्चों अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे, लिमिट ऑपरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शन की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो बेटा फंक्शन की वैल्यू कितनी थी आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0, तो बेटा f1 माइनस एच, तो f1 माइनस एच का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ये लिखा तो है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो f1 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एच और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 और पूरे के अपॉन में आ गया आपके पास h। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको बार बार सिखाया था, तो फिर से मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ लिमिट h टेंस टू 0। तो बेटा देखो 1 माइनस एच यानी 1 से थोड़ा सा फिसल गया आप, ढूंढ लो ये रियल लाइन,
1 से थोड़ा सा फिसल के पीछे को, तो कहाँ जाके रुकोगे 0 पर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधी सीधी 0 -1। इस बार 1 से फिसलें तो इसकी वैल्यू 1 और पूरे के कोण में आ गया आपके पास h। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा होगा कि 1 से थोड़ा सा फिसल गए आप, तो ये कितना हो गया आपके पास, जब आप टेकिंग लिमिट करोगे तो ये हो गया इन्फिनेटिव, टेकिंग लिमिट तो ये हो गया इन्फिनेटिव, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f1 प्लस h माइनस f1 और पूरे के कोण में h, यही था ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा f1 प्लस h कितना हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h। बेटा जो पिछला क्वेश्चन था वो उम्मीद है हो जाएगा, कोशिश करनी, नहीं होगी फिर पूछ लेना, कोई बात नहीं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना। तो ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बेटा 1 प्लस h की वैल्यू कितनी होगी 1 माइनस 1 और पूरे के कोण में h। बताओ भाई 1 प्लस है, 1 में थोड़ा सा जुड़ा, तो 1 में थोड़ा सा जुड़ा, देख लो आप रियल लाइन, कोई बात नहीं, ये आपकी रियल लाइन 1 में थोड़ा सा जुड़ा, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 1, और 1 के ही रुके रहे तो 1 तक भी सबसे बड़ा इंटीजर कौन है 1, तो दोनों की वैल्यू कितनी आई 1। तो ये आ गया 1 में से बन गया 0, तो 0 होते ही पूरा का पूरा 0 हो गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये पूरा का पूरा क्या हो गया 0, टेकिंग लिमिट। तो टेकिंग लिमिट करने पर कितनी आ गई है 0, ये आ गई 0, इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है आपके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर ही डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बेटा 2 पे भी बता ही दूँ, चलो अच्छा 2 पे मैं ही बता रहा हूँ, एट x इक्वल टू 2। तो बेटा x इक्वल टू 2 पर हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले ली, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट, अरे क्या था फॉर्मूला, h टेंड्स टू 0 और यहाँ आप लिखते थे f1 माइनस h के बदले क्या आ गया 2 माइनस h, और यहाँ आया f2 और पूरे के अपॉन में आ गया h, और बाई माइनस h था लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h। बेटा f2 माइनस h कितना आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस h, और यहाँ आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 और पूरे के अपॉन में आ गया माइनस h। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात यहाँ तक। 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2, तो बेटा 2 माइनस h कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का मतलब 2 से थोड़ा सा फिसल गए तो कहाँ रुकेंगे जाके 1 पर, 1 माइनस 2 और पूरे के अपॉन में आ गया h। तो ये आ गया आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 का मतलब माइनस 1 अपॉन h, और जब आप टेकिंग लिमिट करोगे तो टेकिंग लिमिट में कितना आ गया आपके पास बेटा इन्फिनिटी, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद आप राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f2 प्लस h माइनस f2 और पूरे के अपॉन में आ गया h। तो बेटा इसको क्या लिखा आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 और पूरे के अपॉन में h। इसको आपने लिख दिया, क्या लिख दिया इसको, ये लिख दिया आपने लिमिट h टेंड्स टू 0, बेटा 2 प्लस h भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 अपॉन में h। तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया 0। तो जब आप टेकिंग लिमिट रखेंगे 0, इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ भी आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक अब आप लिखें इम्प्लिसिट फंक्शन। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका अस्पष्ट फलन। तो बच्चों देखो अवकलन के बारे में मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप इनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, 11th के 10-20 क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस कर लें, फिर ये 12th वाली एक्सरसाइज करें, क्योंकि बेटा 12th में वहाँ से शुरू हुआ जहाँ से 11th खत्म हुआ। तो अगर आप 11th के एक बार देख लेंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो बेटा अब हम शुरू करते हैं अस्पष्ट फलन। देखो सबसे पहली बात तो है अस्पष्ट होता क्या है। अब तक आपने पढ़ा
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका आप अवकलन करें तो बेटा कैसा फंक्शन है आपका? स्पष्ट, क्लियर, कि y की वैल्यू x की टर्म में आपको क्लियर दिखाई दे रही। सीधा सीधा अवकलन कैसे लिखोगे? यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन का मतलब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लग गया, तो इधर जब डी बाई डी एक्स ऑपरेट हुआ ऐसे, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑपरेट हुआ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, ध्यान से समझना बात। तो बेटा डी बाई डी एक्स इधर ऑपरेट हुआ तो इधर आप डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आप क्या लिख देते हैं? जब डी बाई डी एक्स ऑपरेट हुआ अंदर पहुंचेगा दो फलन प्लस में, तो बेटा एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, याद आ रहा? और इस डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या है कि y का और x के सापेक्ष अवकलन, ये तो मतलब हुआ, इसका मतलब ये तो हुआ y का x के सापेक्ष अवकलन। अब बेटा आता है अस्पष्ट। अस्पष्ट कैसा होता है? एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। देखो क्या अजीब सा लिखा हूँ। तो बेटा क्या ये स्पष्ट है? क्या x की वैल्यू y के पदों में या y की वैल्यू x के पदों में आपको दिखाई दे रही है? नहीं। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? अस्पष्ट फलन। तो अब हम अस्पष्ट फलन का अवकलन करेंगे। तो बेटा अस्पष्ट फलन के अवकलन के लिए भी आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे? यहाँ ऐसे ही x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा अवकलन करने का मेन मतलब क्या होता है? दोनों तरफ डी बाई डी एक्स की गुणा, तो यहाँ आया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आया डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो इधर का तो सीधा सीधा 0 हो गया, इधर की तो टेंशन लेनी है, लेकिन इधर का अवकलन क्या होगा? एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन। बेटा ध्यान रहे y कांस्टेंट नहीं है, कभी आप y का 0 कर दो। ध्यान दें x क्या है? वेरिएबल, और y भी क्या है? वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट नहीं है, इसका आप 0 नहीं करोगे। तो कितने फंक्शन है? 1 2 3, तो तीनों फंक्शन पे डी बाई डी एक्स अलग अलग जाएगा अकॉर्डिंग टू मेथड। तो इसको आपने लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब बेटा एक चीज का ध्यान दें कि जहां भी इस तरीके का आ गया एक्स स्क्वायर का अवकलन तो सीधा सीधा 2x लिख दोगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन चिंता किसकी है? वाई स्क्वायर की। तो बेटा इनके बारे में आप समझ लें कि वाई वालों का अवकलन कैसे होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ एक लाइन खींच के आपको समझा रहा हूँ कि इनका अवकलन होता कैसे है। बेटा अगर आप कहीं लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो इसका अवकलन जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, ऐसे ही वाई स्क्वायर का भी क्या होगा? 2y। जैसे x वेरिएबल है और उसका अवकलन होगा एक्स स्क्वायर का 2x, यानी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा, तो ऐसे ही बेटा वाई स्क्वायर का जो अवकलन होगा वो होगा 2y। ध्यान दे मेरी बात पे, जैसे x का होगा ऐसे ही y का होगा, लेकिन इसके सामने एक वर्ड जुड़ गया परंतु। परंतु क्या होगा इसकी गुणा में? आगे आपको जवाब देना पड़ेगा। डी भाई ऊपर क्या लिखते हैं? जिसका अवकलन जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स पे भी क्या लिखा हमने? y का x के सापेक्ष। तो यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा डी। ऊपर आप लिखें किसका, कि भाई कौन था वो फंक्शन जिसका अवकलन हो रहा था? वो था y। बेटा यहाँ आपने लिख दिया y। अपॉन में आप लिखें किसके सापेक्ष हो रहा था? dx। कर दोगे इतना काम, या फिर रट लो इस चीज को। वैसे मैं रटने की सलाह नहीं तुम्हें दूंगा कि भाई वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, जहां भी y का अवकलन आए तो जैसे x का होता है ऐसे ही y का कर दो, बस गुणा में क्या लिख दो? डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा सीधा आप ऐसे लिखें कि जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है ऐसे ही वाई स्क्वायर का 2y। गुणा में आप क्या लिखें? डी जिसका हो रहा है, किसका हो रहा है? y वाले का, और जिसके सापेक्ष हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है? x के। बेटा ये काम x वाले में भी होता है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। देखो आप, मैं तुम्हें बताता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर का अवकलन करो 2x गुणा में
तो गुणा में क्या लिखो, डी जिसका हो रहा है, किसका हुआ, एक्स वाले का, किसके सापेक्ष हुआ, एक्स के। तो बेटा डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1। अब बार बार 1 लिखना भी सही नहीं है, तो इसलिए वहाँ हम कोई जवाब नहीं देते। लेकिन रियलिटी है ये, वास्तविकता ये है जिसका तुम्हें पता नहीं। तो ध्यान दे, एक्स वाले में आप इसको लिखना छोड़ दे रहे बार बार, इसलिए इसकी जानकारी नहीं तुम्हें है। लेकिन वाई वाले में ऐसा नहीं होगा, वाई वाले में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। तो ठीक है बेटा, अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन ये था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई। तो बेटा दो फंक्शन गुणा में दिखाई दे रहे, तो दो फंक्शन गुणा में अगर है तो पहला फंक्शन एक्स एज इट इज, दूसरे का अवकलन, तो वाई का अवकलन। तो बेटा जैसे वाई स्क्वायर का 2y हुआ था, ऐसे ही वाई का अवकलन कितना होगा, 1। लेकिन गुणा में क्या लिखते हैं, जहाँ भी वाई वाले का अवकलन होता है डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ रही बात? या ये कह दो वाई का डायरेक्ट अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो पहला फलन जू का तू, दूसरे का अवकलन, ये पूरा दूसरे का अवकलन, प्लस अब दूसरा फलन वाई जू का तू और पहले का अवकलन, तो एक्स का अवकलन 1। तो बेटा एक्स वालों में आगे जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो बेटा यहाँ तक हम चिंता से मुक्त हो गए। अब आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, फिर वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y। लेकिन वाई वाले की गुणा में आप क्या लिखते हो, डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर आ गया 0। कहीं भी अवकलन का क्वेश्चन आए, फाइनली क्या फाइंड करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड रोक लो, बाकी सब राइट साइड पहुंचा दो। तो ये आ गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस, देखो बेटा एक तो इसको रोक लो, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, एक इसको रोक लो, इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बाकी जो बच गया इन्हें इधर ले जाओ, माइनस वाई और माइनस 2x। अब बेटा इसमें से डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लें, अंदर बच गया x प्लस 2y और ये आ गया माइनस वाई माइनस 2x। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, कॉमन भी आप ले सकते हो, y प्लस 2x और नीचे आ गया x प्लस 2y। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा कुछ की, बेटा समझ में आएगा 100%। बेटा इससे रिलेटेड उदाहरण जितने भी हैं 2-3 ही होंगे। और बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन सी है, शायद 5.3 है, 5.3 के 1 to 9 शुरू के 8-9 ही कर लो, कल और तरीके बताएंगे, फिर और क्वेश्चन बताएंगे। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। आज वीडियो इसलिए लंबी हुई क्योंकि कई सारे क्वेश्चन तो मुझे ही बताने पड़े भाई, होमवर्क तो यही लास्ट के 5-6 क्वेश्चन आए बस, शुरू में कुछ होमवर्क नहीं था, कुछ नहीं, तो सारे मुझे ही बताने पड़े। कोई बात नहीं बेटा, आगे आगे कुछ वीडियो थोड़ी लंबी बनानी पड़ेगी, ज़्यादा क्वेश्चन मुझे बताने पड़ेंगे, तो आप लोग थोड़ी सी कोशिश करें।